हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखें जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये लेसन का नाम है और इसका पार्ट 1 जिसमें हम लोग जेंडर के बारे में जानने वाले हैं। ये तीनों जो हैं, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ये हमारी सोसाइटी में जो है वो एज अ डिफरेंस और एज अ डिवीज़न दोनों देखे जाते हैं। तो इन तीनों डिवीज़न्स के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो शुरू हम लोग करेंगे जेंडर से। तो आइए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ डिवीज़न, इस जो जेंडर डिवीज़न है, जेंडर जो है उसका जो नेचर है वो कैसा है जेंडर का, ये हम लोग पहले देखने वाले हैं। दिस इज़ ए फॉर्म ऑफ हायरार्चिकल सोशल डिवीज़न, यानी ये जो सोशल डिवीज़न है ये पद में बटा हुआ है। पद में जैसे एक फैमिली है तो उसमें ऊपर का पद जो है वो फादर को और उनके बाद मदर को दिया जाता है। तो मेल और फीमेल में ये अंतर फैमिलीज़ में देखने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मैन जो है वो सोसाइटी में और फैमिली में डोमिनेटिंग मेंबर होता है, यानी वही घर का मुखिया होगा, यानी फादर को ही घर का मुखिया या मेल पर्सन जो है उसको ही हम लोग परिवार का हेड मानते हैं। तो इस टाइप का फॉर्म है हमारे सोसाइटी में, इन फैमिलीज देखने को ऐसा मिलता है। द जेंडर डिवीज़न ट्रेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज ए नेचुरल एंड अनचेंजेबल। जेंडर डिवीज़न जो है उसको ये माना जाता है कि ये पहले से चला आ रहा है। ये डिवीज़न कोई आज का नहीं है कि पिता घर का मुखिया होगा। ये हमारे फोर फादर्स के समय भी था और हम लोग भी इस चीज़ को देखते आए हैं। तो ये जो है ये अंडरस्टूड है और इसको ऐसा माना जाता है कि ये नेचुरल है। इसमें हम लोगों को कोई बहुत समस्या नहीं दिखाई देती है कि फादर अगर हेड हैं घर के, हम लोग मानते हैं कि फादर जो हैं वो हेड हैं घर के, तो इसमें कोई बुराई भी हमको नहीं दिखाई देती है। हमको शुरू से ही सोसाइटी ऐसी दिखी है तो हम लोग को ये भेद कहीं दिखता नहीं है बचपन से ही कि माता और पिता में कौन मुखिया है और कौन सेकंड पद पे है। ऐसा हम लोग डिवीज़न कभी फैमिली के अंदर नहीं पाते हैं और ऐसा माना भी जाता है सोसाइटी में कि ये अनचेंजेबल है, इसमें कोई नेचुरल है, ये प्राकृतिक रूप से है। फादर बड़े हैं तो हैं और मदर का उनके बाद चीज़ों पे अधिकार है तो है। और ये जो सिस्टम है, ये जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है वो हम लोग को अनचेंजेबल लगता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये नेचुरल है, ऐसा हम लोग मानते हैं बचपन से ही। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो अंतर है ये केवल बायोलॉजिकल अंतर नहीं है, यानी मेल के जो है वो मेल है, फीमेल जो है वो बायोलॉजिकल फीमेल है। बात इस अंतर की नहीं है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, ये बायोलॉजिकल अंतर नहीं है, बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। ये जो है ये हमारे ऐसे एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं, ऐसी उम्मीदें हैं हमको, और ये एक स्टीरियोटाइप्स है। इसमें हम लोगों को कोई बुराई नहीं लगती है। स्टीरियोटाइप्स का मतलब जो एक कस्टम चला आ रहा है उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। तो पहले भी था, आज भी है और देखने से तो लगता है कि आगे भी रहेगा ऐसे ही। तो इसमें कोई बुराई सोसाइटी में नज़र नहीं आती है, लेकिन ये एक बायोलॉजिकल अंतर नहीं है। ये सोसाइटी जो है वो एक तरह से डिस्क्रिमिनेट की गई है और थोड़ा सा भेदभाव वहाँ मेल और फीमेल जेंडर में दिखाई देता है। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न से मतलब है जो पब्लिक से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि फादर डील करते हैं। ऑफिस जाना,
बाहर के जो भी काम हैं सब फादर के द्वारा किया जाना है, और घर में मदर का सब व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं घर की वो मदर की जिम्मेवारी समझी जाती है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न से मतलब उसी डिवीज़न को, आइए उसको विस्तार में देखते हैं। बिलीव ऑफ सोसाइटी क्या है, हमारी सोसाइटी जो है वो क्या मानती है इस चीज़ को। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज़ हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। ये सोसाइटी में ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणाएं हैं कि वीमेंस जो है वो घर का काम करेंगी, हाउस वर्क्स उनके जिम्मे होगा, एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, और बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना, इसमें मुख्य भूमिका मदर की होगी। ऐसा बिलीव है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी इस टाइप से है कि उसमें ये बिलीव्स हैं कि औरतें घर का काम करेंगी और उनकी जिम्मेवारी बच्चों को जन्म देना और उनके पालन पोषण का मुख्य जिम्मेवारी, वैसे तो फादर भी हैं बट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रंस विल बी इन द हैंड ऑफ द हाउस वाइफ। तो आगे हम लोग देखते हैं, बिलीव समझ में आ गया। सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, लेबर का यानी वर्क का, लेबर से मतलब यहाँ वर्क से है, वर्क का सेक्सुअल डिवीज़न यानी काम के आधार पर जेंडर का बंटवारा, कि वो ये काम करेगा और ये काम करेगा, ऐसा विभाजन, ऐसा डिवीज़न को हम लोग सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। तो आइए सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर को समझते हैं। वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एटसेट्रा। ये सारे काम कौन कौन से काम हैं? कुकिंग सबसे मेन काम है, सबको भोजन चाहिए, तो कुकिंग, घर की साफ़ सफाई, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, सारे लोगों के कपड़े, टेलरिंग, किसी के कपड़े फट गए, कोई बटन टूट गया तो घर में कौन टाँका लगाएगा उस पर, तो मम्मी लगाएंगी, ये काम मम्मी के जिम्मे दे दिया गया है। लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एटसेट्रा, और बच्चों की सारी जिम्मेवारी, वो टिफ़िन ले गए कि नहीं, उनका वाटर बोतल सही है कि ख़राब हो गया है, ये सारी जिम्मेवारियाँ, उनका जूता फट गया है, उनके सॉक्स ठीक हैं कि नहीं, ये सारी जिम्मेवारियाँ जो हैं, स्कूल ड्रेस में आयरन हुआ है या नहीं, तो ये सारी जिम्मेवारियाँ औरतों के ऊपर डाल दी गई हैं, यानी विमेन जेंडर पे डाल दी गई हैं। व्हेन दिस जॉब्स आर पेड, यहाँ तक अगर बात है तब तो बात मान लिया जाएगा कि ठीक है चलो, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कहाँ शुरू होता है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ शुरू हुआ। ये सारे काम ध्यान से समझ गए आप। अब देखिए, व्हेन दिस जॉब्स आर पेड फॉर, जहाँ पर इन जॉब्स को करने से पैसा मिलता हो, पेड जॉब्स हो, कि कौन से जॉब्स पेड हो, वो जॉब्स हैं कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ, टेलरिंग एटसेट्रा। ये सारे काम जब पेड जॉब्स के रूप में होते हैं, मैन आर रेडी टू टेक अप दिस जॉब्स, वहाँ आदमी सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि इन कामों को हम करेंगे। कहीं होटल में शेफ का काम करना हो, या टेलर की दुकान पर जितने टेलर्स आपने देखे होंगे, अधिकतर आप मेल्स को देखेंगे वहाँ कपड़ा सिलते हुए, और जैसे सफाई का काम करना है तो मेल्स करेंगे। तो जहाँ पेड जॉब की बात है वहाँ औरतों को पीछे कर दिया जाता है और पुरुष आगे हो जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। तो औरतें भी कमा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और औरतों को ऐसे स्थानों पे पीछे करके पुरुष आगे हो जाते हैं। ये असली डिस्क्रिमिनेशन है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, कि जहाँ पेड वर्क की बात आती है वहाँ पुरुष महिलाओं को पीछे करके खुद आगे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका समाज में डोमिनेशन, घर में वो डोमिनेट करता है, वो जो कहेगा वही होगा। द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम शॉर्ट ऑफ पेड वर्क्स। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत अब काम करना शुरू कर चुकी हैं, जो पेड जॉब्स होते हैं, उनको कुछ औरतें, कुछ विमेंस उससे जुड़ चुकी हैं उन कामों से। इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर,
लेकिन साथ में खाना बनाकर घर से जाना ऑफिस, आकर फिर खाना बनाना, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, ये तमाम काम, यानी उनका बर्डन, अगर वो काम करेंगी पेड जॉब्स तो उनका काम डबल हो जाने वाला है। घर का भी मैनेज करना होगा प्लस बाहर का जॉब तो करना ही करना है उनको, जिसके लिए उनको पैसे मिलने हैं, तो वो भी काम कर रही हैं और आने के बाद फिर और जाने से पहले फिर घर का पूरा काम फिनिश करके तब वो अपने काम के लिए निकल पाती हैं। तो इतने मेहनत करने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद भी उनके वर्क का कोई वैल्यू नहीं है। सोसाइटी उस काम को वैल्यू नहीं दे रही है या देती है, वो ठीक है कोई बात नहीं है कह के निकाल दिया जाता है, एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन। और उसके लिए उसको कोई उस पर किसी का अट्रैक्शन नहीं है कि हाँ औरतें घर का भी काम कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, वहाँ से भी पैसा लेके आ रही हैं, पैसा कमा रही हैं, तो उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है ना। मतलब ठीक है आप बाहर का काम करें लेकिन घर का तो करना ही है आपको। ये वाला चीज़ जो है ये इस जेंडर डिवीज़न का मुख्य कारण नज़र आता है। तो और ये लगभग केवल इंडिया की ही बात नहीं है, लगभग वर्ल्ड में हर जगह इस टाइप के जेंडर डिविज़न्स देखने को सोसाइटी में मिलते रहे हैं। तो इसको लेकर विमेंस ने एक मूवमेंट चलाया वर्ल्ड वाइड, जिसको हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं और पढ़ते हैं। तो ये रेडिकली विमेंस मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी एंड पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। ये महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से चलाया गया एक मूवमेंट है, एक आंदोलन था, जिसको हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये इस मूवमेंट में उन्होंने दो चीज़ों के लिए इस मूवमेंट को चलाया। पहला तो था इक्वालिटी एंड इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। उनको इक्वालिटी चाहिए समाज में और साथ साथ उनके पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी इक्वालिटी चाहिए। इस मुद्दे को, इस इशू को उन लोगों ने फेमिनिस्ट मूवमेंट के जरिए पूरे वर्ल्ड में उठाया इसको, और एक बड़ा आंदोलन वर्ल्ड वाइड खड़ा हुआ। पॉलिटिकल expression of gender division and political mobilization on this question help to improve women working as। जब ये मूवमेंट चला तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से विमेंस को मिला और वर्ल्ड वाइड मिला, और उसके बाद औरतें पेड वर्क के लिए भी और घर में भी इक्वल कुछ इस टाइप का चेंज आना शुरू हो गया सोसाइटी में। और देखने को मिला कि धीरे धीरे विमेंस में पेड वर्क करने लगे, जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स के रूप में उनका भी धीरे धीरे सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा आफ्टर दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट। और ये वर्ल्ड वाइड चेंज था, ये चेंज वर्ल्ड वाइड देखने को मिला। सिर्फ कुछ देशों में नहीं, कुछ देश में ज़्यादा दिखा बट कुछ देश में कम दिखा, लेकिन दिखा ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो ठीक जर्मनी के नॉर्थ में है। जर्मनी जो है उसके ठीक ऊपर नॉर्थ में ये कंट्रीज़ हैं, जिसमें मेनली 4 कंट्रीज़ आते हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड फिनलैंड। यहाँ पर जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट का बहुत ज़्यादा असर हुआ और वहाँ पर विमेंस का पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ बहुत बढ़ा। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ में इस फेमिनिस्ट मूवमेंट का असर ज़्यादा देखने को मिला और वहाँ पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा आफ्टर दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो बच्चों आइए देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन विथ वुमेन इन आवर सोसाइटी। किस तरह से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ तो हम लोगों ने देखा भी है, उसको और थोड़ा सा
डिस्क्राइब करके देखते हैं। द लिटरेसी रेट एमंग द वीमेन इज़ 54% कंपेयर्ड विथ 76% एमंग मैन। इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं। द लिटरेसी रेट एमंग वीमेन, वीमेंस की लिटरेसी रेट जो है वो 54% है और मेन की लिटरेसी रेट 76% है। तो यहाँ एक गैप हम लोग को देखने को मिल रहा है बिटवीन द लिटरेसी रेट ऑफ वीमेन एंड मैन इन इंडिया। तो ये लिटरेसी रेट ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जब बच्चे पढ़ रहे हैं उस समय उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर एक परिवार में, जो एक गरीब परिवार है, उसमें अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और उनके पास अगर ये स्थिति आती है उनके सामने कि वो एक ही बच्चे की पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो मेल चाइल्ड की पढ़ाई जारी रखेंगे और गर्ल चाइल्ड की पढ़ाई को रोक देंगे। इस प्रकार की थिंकिंग हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में है। प्रपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड जॉब्स एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। आज के समय यूरोप में तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, बट इंडिया में आज भी पेड जॉब्स में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। बहुत कम संख्या महिलाओं की है जो पेड जॉब्स कर रही हैं इन कंपैरिजन ऑफ मेन। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड इक्वल वेजेस बट वीमेन आर पेड लेस देन मेन। ये एक्ट आने के बाद, जो 76 में ही एक्ट आ गया था, उसके बाद उसमें ये प्रोविजंस थे कि चाहे वो वीमेन हो चाहे वो मेन हो, दे विल गेट इक्वल वेजेस बट वीमेन आर पेड लेस देन मेन। और लेकिन आज भी ये देखने को मिलता है कि कोई भी इस कानून के बारे में नहीं सोचता है, समझता है, और वीमेंस को आज के समय में कम वेजेस दिया जा रहा है। किस स्थिति में दिया जा रहा है? इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्ट द सेम वर्क, जबकि काम दोनों, एक ही काम को दोनों कर रहे हैं, लेकिन वहाँ मेन की सैलरी अधिक है और वीमेन के वेजेस कम है। तो ये एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन वीमेंस के साथ हम लोग की सोसाइटी में हो रहा है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेजेस टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज़ बॉर्न। ये जो है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मेल ही हो, कोई गर्ल पैदा ना हो। ये ऐसी थिंकिंग, और कभी कभी तो जन्म से पहले ही भ्रूण हत्या हो जाती है। जो गर्ल चाइल्ड होती है उनके बॉर्न होने से पहले ही उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो सेक्स रेशियो इन आवर कंट्री इज़, जहाँ 1000 बॉयज़ पे 919 ही गर्ल चाइल्ड हमारे यहाँ है। औरतों की संख्या, मेल की संख्या और वीमेन की संख्या अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1000 अगर मेल्स हैं तो 919 वीमेंस हैं। तो इसमें भी हम लोगों को अंतर देखने को मिल रहा है, जो इस बात को बताता है कि हमारी सोसाइटी में वीमेंस के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि वीमेंस का क्या पार्टिसिपेशंस है इन पॉलिटिक्स इंडिया में। हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स में वीमेंस का क्या रिप्रेजेंटेशन है। इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वीमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। बहुत ये कम संख्या में वीमेंस हमारे लेजिस्लेचर में है। लेजिस्लेचर का काम तो हम लोग जानते हैं, कानून बनाना है। तो वीमेंस के लिए कानून कब ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता है? जब वो बड़ी संख्या में लेजिस्लेचर में आए और अपनी बात को वहाँ लेजिस्लेचर में रखें। लेकिन अभी संख्या लेजिस्लेचर में बहुत कम है। इन 2014 द स्ट्रेंथ ऑफ वीमेन इन लोकसभा वाज ओनली 12%। केवल 12% ही रिप्रेजेंटेशन वीमेंस का है लोकसभा में। ये 214 के आंकड़ों के अनुसार, 214 के अनुसार लोकसभा में
वीमेंस की का पार्टिसिपेशन ओनली 12% है, जो कि बहुत कम है। लेकिन कुछ अच्छे काम भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने किए हैं। A good work is done in India. 1/3 seat in local government bodies are now reserved for women. एक अच्छा काम भी इंडिया के पार्लियामेंट में हुआ है। 1/3 सीट इन लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ में 1/3 सीट जो है अब रिजर्व रहती है वीमेंस के लिए। ये तो नीचे यानी 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट में महिलाएं आ रही हैं, अब उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है इन पॉलिटिक्स। तो ये चीज़ हम लोग को एक अच्छा कदम लेजिस्लेचर के तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से देखने को मिला है। लेकिन वीमेंस की ये मांग है, एक बिल पेंड हो रहा है, उसके बारे में देखते हैं। ए बिल विथ ए प्रपोजल एटलीस्ट 1/3 सीट इन लोकसभा। लोकसभा में वीमेंस ये मांग कर रही हैं कि उनका पार्टिसिपेशन 1/3 हो, यानी 1/3 सीट्स रिजर्व हों केवल वीमेंस के लिए इन लोकसभा। और ये बिल जो है हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट से पास नहीं हो पा रहा है ये बिल, और फॉर मोर देन 1 डेकेड। यहाँ साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है कि 10 साल से ऊपर हो गए हैं इस बिल को पार्लियामेंट में ये पेंड हो रहा है, बट अभी तक कोई डिसीज़न इस पर नहीं आ पाया है, कोई सहमति इस बिल पे नहीं बन पाई है कि औरतों को लोकसभा में 1/3 मेजॉरिटी दिया जाए और उनके रिप्रेजेंटेशन को इंडियन पॉलिटिक्स में बढ़ाया जाए। तो ये साफ साफ हम लोग देखते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। और कंक्लूजन में हम लोग इस बात पे पहुंचते हैं कि जेंडर डिवीज़न नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। ज़रूरी है महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है ये, तभी उनका सही मायने में उनको इक्वालिटी मिल पाएगी सोसाइटी में। पॉलिटिक्स एंड शुड बिकम और इस सारे चीज़ों को मुद्दा उनको बनाना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी वीमेंस के पार्टिसिपेशन को अपने पॉलिटिकल एजेंडे में शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये तो था जेंडर और पार्ट 1। अब सेकंड पार्ट में हम लोग रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों, आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।